ओके आज की क्लास में हम अक्टूबर नवंबर 2025 पेपर 4-3 का सोल्यूशन डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये सारे फॉर्मूले हैं जो आपको गिवन होंगे। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 1। पेपर 4-3 को आप अगर देखें तो इसमें क्या करना है, द nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज दिस। सो nth टर्म की सीक्वेंस आपके पास है, 6 टर्म आपने फाइंड करनी है। तो जस्ट पुट n इज इक्वल्स टू 6। So 5 minus 2 into 6, this will be equals to what? -7. ठीक है, find the greatest number in this sequence. सेकेंड पार्ट में आप ये देखो कि ग्रेटेस्ट नंबर इन द सीक्वेंस, आप ये देखो कि n इज इक्वल्स टू 1 पुट करोगे तो क्या आएगा, 5 minus 2, 5 minus 2 into 1, so this will be 3. n की वैल्यू 2 पुट करो तो देखो क्या आता है, 5 minus 2 into 2, so answer is 1. n की वैल्यू 3 पुट करो तो देखो क्या आता है, 5 minus 2 into 3, this will be equals to -6. तो आप यहाँ पे ये देखो कि जैसे जैसे आप n की वैल्यू इंक्रीज कर रहे हो, जैसे जैसे आप n की वैल्यू इंक्रीज कर रहे हो, आपकी वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो ग्रेटेस्ट वैल्यू आपको नजर आ रही है क्या है, 3। ठीक है, तो समटाइम्स हमने इस तरह स्मार्टली सोचना होता है कि जैसे जैसे n की वैल्यू तो दायरा इंक्रीज हो रही है कि फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, इस तरह से। ठीक है, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड स्टेम लीफ डायग्राम इज गिवन टू अस, फाइंड द मॉड। अब मॉड, इस केस में मॉड क्या होता है आपके पास, मोस्ट रिपीटेड नंबर। ठीक है, मॉड मींस मोस्ट रिपीटेड नंबर। अब कौन सा ऐसा डिजिट है जो ज्यादा दफा आया हुआ है, 51। तो 51 यू कैन सी कि ये 511 मीन्स कि 51 आपके पास, क्योंकि आपको की गिवन है। ठीक है, सो 51 ईयर्स लिखना है आपने, 5 नहीं लिखना या 1 नहीं लिखना, ये कॉमन मिस्टेक्स हैं। ठीक है, देन मीडियन फाइंड करना है। मीडियन क्या होता है आपके पास, मिडिल वैल्यू। तो मिडिल वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, हम 1 बाय 1 कैंसिल करते जाएंगे। 1, ये देखो फर्स्ट एंड लास्ट को कैंसिल करते जा रहे हैं, मीन्स कि हम देखेंगे मिडिल वैल्यू क्या आती है। देन 6 and 0, 7 and 8, 1 and 6। अब देखो दो आपके पास आ रही हैं, 45 and 45। अच्छा, एक चीज और नोट करते हैं जरा कि लेफ्ट और राइट साइड की वैल्यूज इक्वल इक्वल है, 1 2 3 4 5 6 7 and 8। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, ये देखो बैलेंस नहीं है ये। हाँ, 41 and 45 आ रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, मिडिल वैल्यू 41 प्लस 45 डिवाइडेड बाय 2, तो इसका आंसर आ रहा है 43। ठीक है, सो 43 विल बी द फाइनल आंसर। फाइंड द परसेंटेज ऑफ द 16 एडल्ट्स विथ एन एज ऑफ लेस देन 38। अब देखें परसेंटेज हम कैसे निकाल, एग्जैक्टली जैसे ऑब्टेन मार्क्स डिवाइडेड बाय, अब देखो लेस देन 38, लेस देन 38 देखो तो 38 से कम कितने हैं आपके पास, ये हैं आपके पास 38 से कम। तो ये इनको काउंट करें, 1 2 3 4 5 6, सो 6 हैं आपके पास आउट ऑफ 16 जो कि क्या है, 38 से लेस है। तो हम फिर क्या करेंगे, हम फ्रैक्शन में इसको नॉर्मल तरीके से सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100। तो क्या आंसर आ रहा है, 37.5 will be the final answer. ठीक है, 37.5। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 में हमने क्या करना है, जस्ट स्मार्टली वैल्यूज पुट करनी है और कैलकुलेटर का यूज ठीक करना है।
So 4 by 5 multiply by 6 square multiply by 15. तो क्या आंसर आ रहा है? 432. Let's move to question number 4. यस, पहली चीज तो आप ये देखो 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट्स 2 किलोमीटर्स. ठीक है, 1 centimeter represents 2 kilometer. Mark the position of town B on the diagram. The scale diagram show, okay, town B is 12 kilometer away from A on the bearing of 080. So इसका मतलब ये हुआ, अगर हम bearing of from town A है तो इसका मतलब ये है कि आपके पास वो 80 डिग्रीज का यहां पे होगा. ठीक है, ऑलमोस्ट आप डी को यूं इस तरह से प्लेस करोगे और एंगल्स को आप देखोगे, ये टोटल डिग्री आपके पास एंगल कितना होना चाहिए? 80 डिग्री. ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है? 12 किलोमीटर अवे. सो 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट्स 2 किलोमीटर्स. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि 6 सेंटीमीटर विल रिप्रेजेंट्स 12 किलोमीटर. ठीक है, तो यहां पे आपने स्केल से इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट की जो लेंथ होगी दैट शुड बी 6 सेंटीमीटर. ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. बी पार्ट में हमें क्या करना है? द बेयरिंग ऑफ सी फ्रॉम डी. सो लेट्स सपोज ये एक डी पॉइंट है. ठीक है, ये आपके पास क्या है? डी पॉइंट. और 130 डिग्रीज मीन्स दैट दिस विल लाई समवेयर हियर. अब ठीक है, हाँ, दिस शुड बी 130 डिग्रीज. तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अब हमने क्या फाइंड करना है? बेयरिंग ऑफ डी फ्रॉम सी. तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पे हमने नॉर्थ की लाइन लगानी है. ठीक है, ये नॉर्थ की लाइन लगाई, ये डी पॉइंट है. और हमें क्या फाइंड करना है? हमें यहां से लेके ये कंप्लीट एंगल फाइंड करना है. ठीक है, तो आपको पता है कि अगर ये एंगल 50 है तो ये एंगल भी 50 होगा. तो हम क्या करेंगे? 360 माइनस 50 इज इक्वल्स टू 310. अब मेरी बात समझ, इसमें हुआ ये है कि नॉर्थ की ये दोनों लाइंस क्या हैं? पैरेलल हैं. तो आपको पता है कि जो एंगल ये बनेगा वही एंगल यहां बनेगा. अगर ये 50 है तो ये भी 50 होगा. ये 50 किस तरह आया? 180 माइनस 130 इज 50 डिग्रीज. बिकॉज स्ट्रेट लाइन का एंगल क्या होता है? 180 डिग्री. कोई मसला है तो बताओ. क्लियर है ना? ओके, अब आप देखो आगे क्या है. ये इसमें फाइनल आंसर इज 310. लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 5. इसमें आपको ये फॉर्मूला गिवन है, वर्कआउट द वैल्यू ऑफ डी. और रेगुलर डेकागोन क्या होता है? जिसकी सारी साइड्स इक्वल हो. ए बी द लाइन ऑफ सिमिट्री है. ठीक है, अब आप अगर देखें तो इसको आपने क्या किया? आपने इसी तरह से n-2 ये फॉर्मूला यूज किया, ये बिल्कुल ठीक है आपका. देन सेकेंड है आपके पास एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगॉन, रेगुलर पॉलीगॉन. तो एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला क्या होता है? एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू
360 डिवाइडेड बाय n। इसको रीअरेंज, n क्या है, नंबर ऑफ साइड्स होती हैं, तो उसको सिंप्लीफाई किया, आपके पास फाइनल आंसर आ गया। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 में क्या करना है आपने, सिंपली इसको न्यूमरेटर में लेके गए, पावर का साइन चेंज कर दिया, सो y क्यूब विल बी दी आंसर। देन नेक्स्ट में देखो, इसको मल्टीप्लाई किया और पावर्स को ऐड कर दिया। ठीक है, ये इनमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। ओके, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 7। Describe fully the single transformation that maps D onto E. Exactly. D onto E आपके पास क्या है, ट्रांसलेशन, और ट्रांसलेशन मैट्रिक्स क्या है आपके पास। ट्रांसलेशन मैट्रिक्स अगर हम देखें तो D onto E है, तो हम किसी भी दो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स को कंपेयर कर सकते हैं। इन दो साइड्स को अगर कंपेयर करें तो 2 यूनिट्स टुवर्ड्स राइट साइड and then 1 2 3 4 5 6 7 8 यूनिट्स डाउनवर्ड, तो हम क्या लिखेंगे, 2 and -8। ठीक है, नहीं, इसमें आपके पास 8 और -2, D on to E है ना। आप किसी भी पॉइंट को कंपेयर करो, आपके पास आंसर यही आएगा। बताओ किस पॉइंट को किया आपने, कॉर्नर वाले को। ओके, इसमें भी अगर आप देखें ना, तो हमेशा हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट से इमेज की तरफ जाते हैं। ठीक है, ओरिजिनल शेप से ट्रांसफॉर्म्ड शेप की तरफ जाते हैं। जैसे ये देखो, डी आपके पास ओरिजिनल जो फर्स्ट होता है वो ऑब्जेक्ट होता है, और ये जो है ये इमेज है आपके पास, तो हम ऑब्जेक्ट से इमेज की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, तो ये याद रखो कि इसीलिए मैंने क्या किया कि ऊपर वाले पॉइंट से 1 2 यूनिट्स राइट साइड, देन 8 यूनिट्स डाउनवर्ड। ठीक है, तो इस बेस पे हम कहते हैं, कहेंगे कि ये क्या है, 2 and -8। बी पार्ट पे देखो क्या है, डिस्क्राइब फुली द सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन दैट मैप्स डी ऑन टू एफ। और डी और एफ को अगर आप देखो तो क्या हो रही है, पहली चीज ही आपको नजर आ रही है, डी ऑन टू एफ एनलार्जमेंट है। एनलार्जमेंट में स्केल फैक्टर क्या है आपके पास, स्केल फैक्टर इज, तो स्केल फैक्टर हम देखें तो क्या होगा आपके पास, किसी भी दो इसकी पूरी विड्थ को अगर कंपेयर कर लें तो आप ये देखें तो 1 2 3 4 5, और यहां पे क्या था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो क्या हो रहा है, 3 टाइम्स कम हो रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, 1/3। ठीक है, और वैसे भी इसका एक फॉर्मूला होता है, स्केल फैक्टर इज इक्वल्स टू साइज ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, और एक और बात, अब ये देखो ये इन्वर्टेड भी है, इन्वर्टेड की वजह से हम क्या लिखेंगे, -1/3। ठीक है, इन्वर्टेड की वजह से नेगेटिव साइन आता है, -1/3। उसके बाद हम लिखते हैं सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट, तो सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट के लिए हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं कि कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स को कनेक्ट करते हैं और एक्सटेंड करते हैं। जैसे इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड ये है, तो हम इसको क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे और एक्सटेंड करेंगे। इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है, वो ये है, तो हम इन दोनों पॉइंट्स को कनेक्ट करेंगे और एक्सटेंड करेंगे। ठीक है, तो अब ये देखो, आप स्केल से जब ड्रॉ करोगे तो आपके पास टर्निंग पॉइंट, सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट क्या आ रहा है जी, तो अब देखो, तो इसके कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं -3 and 4, हम दोनों कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं -3 and 4। ठीक है, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8।
m is a positive integer. Write these values in order of size starting with the smallest one. अब इसमें अगर देखें 33% ऑफ m का मतलब क्या हो? m स्मॉलेस्ट नहीं है, m तो 100% है आपके पास, तो ये 1 बाय ये आपके पास क्या हो जाएगा? 33% ऑफ m का मतलब क्या हुआ? तो ये आपके पास क्या होगा? 33 डिवाइडेड बाय 100, तो 33 डिवाइडेड बाय 100 ऑफ m, मतलब ये 0.33 m होगा। उसके बाद नेक्स्ट देखोगे तो क्या होगा? 1/3 का मतलब क्या हुआ? So 1/3 m means 0.3 m, और लास्ट वन इज 320 ऑफ दिस, तो 320 डिवाइडेड बाय 10 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय m/10, तो ये एक जीरो इसके साथ कैंसिल हो गया, ये एक जीरो, ठीक है, और उसके बाद इसको सिंप्लीफाई करें तो ये भी क्या बनता है आपके पास? 0.32 m। अब मुझे इन सब में सबसे स्मॉलेस्ट नंबर बताएं, कौन सा होगा स्मॉलेस्ट नंबर? 0.32, ठीक है, ये लास्ट वाला होगा, तो हम इसको ऐसे ही लिखेंगे, 320 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय m/10। उसके बाद कौन सा नंबर होगा? 33% ऑफ m। उसके बाद कौन सा होगा? 1/3 ऑफ m, और ऐसे ही लिखना है। ये याद रखो कि जो आपके पास क्वेश्चन में होता है उसी को ही आप उसी नंबर को लिखते हो, ये कन्वर्टेड नंबर नहीं लिखते हो। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 9। Read the question. Draw a ring around the calculation that is equivalent to this. So equivalent to this का मतलब ये हुआ कि ये क्या बनेगा? मिक्स फ्रैक्शन से नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें तो 5 to the 10 एंड देन 13/5। उसके बाद n, ठीक है, n मल्टीप्लाई बाय 5/13। अब ये कौन सी फॉर्म बनती है? वो ये वाली बनती है, तो इसीलिए इसका आंसर आपने रिंग करना था वो कर लिया, ठीक है। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 10। अब ये देखो, बिल्कुल आपने क्या किया? साइमल्टेनियसली सॉल्व किया, लेकिन साइमल्टेनियसली सॉल्व करने से पहले हाँ, ये दोनों इक्वेशन को आपने बेसिकली क्या किया? ऐड कर दिया है, ठीक है। तो ये ऐड करने में ये कैंसिल हो गया, ये 5x इज इक्वल्स टू 50, सो x विल बी इक्वल्स टू 10। ये एक वे है, क्योंकि इसमें डायरेक्टली, अच्छा, दोनों इक्वेशंस को ऐड इसलिए किया कि साइंस ऑलरेडी चेंज थे, ठीक है। उसके बाद आपने क्या किया? x की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट करो और आपके पास सेकंड आ जाएगा। 30 + 5y इज इक्वल्स टू 5, तो y विल बी इक्वल्स टू, ये 5y इज इक्वल्स टू 5y इज इक्वल्स टू 5 minus 30, 5 minus 30, so 5y is equals to minus 25, y is equals to -5, ठीक है। तो ये 10 और -5 विल बी द फाइनल आंसर। लेकिन आपने भी जो किया वो बिल्कुल ठीक है, आपने क्या किया? दोनों इक्वेशन को ऐड इस तरह से कर लिया, ये वर्किंग भी एक्सेप्टेबल है। इज इट क्लियर उमेर? Let's move to question number 11. The number that is not written in the standard form. So ये कौन सा नंबर हो सकता है? तो आप ये देखो, this one is not in the standard form, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में डेसिमल से पहले एक नॉन जीरो नंबर होना मस्ट है। एंड देन द लार्जेस्ट नंबर इज व्हाट? So 1.3
मल्टीप्लाई बाय पॉजिटिव नंबर है तो ये लार्जेस्ट नंबर है। और स्मॉलेस्ट नंबर क्या हो सकता है? 2.03 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁵. Let's move to question number 12. Probability that the flower is not red is 0.9. इसका मतलब ये हो गया probability that the flower is red will be 0.1. क्यों 0.1? Because हम 1 माइनस probability of not red को माइनस कर देते हैं। तो probability of red क्या होगा आपके पास? This will be 0.1. Not pink. तो नॉट पिंक है तो पिंक की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 0.35. फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द फ्लावर इज वाइट। अब फ्लावर इज वाइट का मतलब ये हुआ कि हम क्या करें, टोटल में से टोटल प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की क्या होती है? 1. टोटल में से रेड की प्रोबेबिलिटी और पिंक की प्रोबेबिलिटी क्या करें? माइनस कर दें। ठीक है, रेड की प्रोबेबिलिटी और पिंक की प्रोबेबिलिटी माइनस कर दें। एक ही बात है, ऐड करके माइनस कर दें या दोनों को माइनस कर दें, वो ब्रैकेट में आ जाता है। तो 1 माइनस 0.1 माइनस 0.35, तो ये क्या होगा? 1 माइनस 0.45, द आंसर विल बी 0.55। ठीक है, ये क्लियर है? लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 13। अच्छा, इस क्वेश्चन में सिंपल सी बात यह है, द पॉइंट दिस लाइज ऑन द कर्व दिस। तो इसका मतलब देखो, कर्व की इक्वेशन दी है तो हम क्या करेंगे, इसको जस्ट यहां पुट कर देंगे। c पावर x, x क्या है? 5। ठीक है, ठीक है। तो अब यहां पे आप टेक फिफ्थ रूट ऑन बोथ साइड्स या 1/5 ऑन बोथ साइड्स, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो c विल बी इक्वल्स टू, इसका फिफ्थ रूट लेके बताओ क्या आता है आंसर। ये अगर आप देखो तो 1024 होल पावर फ्रैक्शन 1/5, तो ये आपके पास आ रहा है 4। तो c की वैल्यू क्या आ रही है? 4। इसका मतलब ये, और x भी आपको पता है, तो आप फिर क्या लिखोगे? y इज इक्वल्स टू 4 पावर x, x क्या है? 5। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे, आप इसको लिखोगे c पर find the y coordinate of the point on the curve where x coordinate is -2। तो हम x की जगह क्या पुट करेंगे? -2। तो अब -2 की डायरेक्टली पावर भी ले सकते हैं कैलकुलेटर पे, या इसको यूं भी लिख सकते हैं 4 स्क्वायर। तो ये y इज इक्वल्स टू 1/16 आंसर होगा। ठीक है, और अगर आप चाहो तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो 4 होल पावर -2, तो आपके पास आंसर फिर भी 1/16 ही आएगा। Let's move to question number 14. क्वेश्चन नंबर 14 में these expressions are all equal. So equal का मतलब ये हुआ 5x minus 2 divided by 3 is equals to 10 minus x. 5x minus 2 is equals to 30 minus 3x. So इसको रीअरेंज करेंगे तो क्या होगा? 5x plus 3x is equals to 32. 8x is equals to 32, and then x will be equals to 32/8. तो 32/8 क्या होगा? This will be 4। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अगर ये इक्वल है तो हम क्या करेंगे? 10 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू वाई प्लस 11। उमेर, मुझे ये बताओ, यहां तक आपको समझ आ रही है नहीं आई? ठीक है, तो y प्लस 11, तो ये क्या होगा? 6 इज इक्वल्स टू y प्लस 11। तो 6 minus 11 is equals to y, and y will be equals to -5।
क्वेश्चन में क्या है कि ये दीज ऑल थ्री एक्सप्रेशंस आर इक्वल, तो हम किसी भी दो एक्सप्रेशन को इक्वेट करके सॉल्व कर सकते हैं। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 15। The population of the town is this. The population is decreasing exponentially. अच्छा, ये जो है ना, ये आपके पास की वर्ड है। ये हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया। तो ये दोनों वर्ड जब भी होंगे तो आपने कंपाउंड इंटरेस्ट का ये फॉर्मूला लगाना है, 1+1। अच्छा, डिक्रीज है तो डिक्रीजिंग में हम क्या लिखेंगे, 1 - r होल पावर n। तो अब फ्यूचर वैल्यू विल बी इक्वल्स टू 541 - 2/100 होल पावर 4। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने जस्ट कैलकुलेटर पे इसको टाइप करना है। तो आप मुझे इसको टाइप करके तो एग्जैक्ट आंसर बता सकते हो ना, एग्जैक्ट टाइप करें कैलकुलेटर पे और मुझे बताएं कि फाइनल आंसर आपके आपके पास क्या आ रहा है, होल पावर 4। बिल्कुल, 4949807.8। अच्छा, अब हमें क्या क्या कैलकुलेट द डिक्रीज इन द पॉपुलेशन। तो डिक्रीज हम कैसे फाइंड करेंगे, डिक्रीज हम किस तरह फाइंड करेंगे, 54,000 में से हम अपने इस आंसर को माइनस कर देंगे। ठीक है, सो 54,000 माइनस आंसर, this will be equal to 4192.11, 4192.1। ठीक है, बी पार्ट में क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ कंप्लीट ईयर्स it takes for the population of 54,000 to first fall below 44,000। तो अब हमने क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ ईयर्स मतलब टाइम फाइंड करना है। तो अब अगेन 5400, 1+r क्या है, 2%, 2/100 होल पावर t इज लेस देन 44,000। ठीक है, चलिए देखें इसको। अब हमने थोड़ा सा रीअरेंज करना है, तो रीअरेंज हम कैसे करेंगे, सो दिस विल बी 1 - 2/100 होल पावर t इज लेस देन 44,000 डिवाइडेड बाय 54,000। तो 44,000 डिवाइडेड बाय 54,000, तो क्या आंसर आ रहा है इसका, 0.814। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, अच्छा यहां पे अगर इसको सिंप्लीफाई करो, 1 - 0.02 होल पावर t इज लेस देन 0.8148। ठीक है, 8148 ऐसे ही है। ये अब सिंप्लीफाई करो तो ये हो गया 0.98 होल पावर t इज लेस देन 0.8148। आप t की वैल्यू इसमें 10 पुट करो, देखो क्या आता है, फिर t की वैल्यू 11 पुट करो, देखो क्या आता है। अब देखो, जब t की वैल्यू आपने, बल्कि एक काम करो, पहले 11 पुट करो, तो t की वैल्यू जब आप 11 पुट करोगे तो क्या होगा, 0.98 होल पावर 11। तो क्या आंसर आ रहा है, 0.8004 फिर आप इसी की ही वैल्यू अगर 12 चेक करते हो तो देखो 12 क्या आ रही है, तो 12 उससे ग्रेटर आ रही है। ठीक है, देखो आप अगर इसमें 10 पुट करो तो देखो क्या होता है, 10 पुट करने पे वो ग्रेटर आ रही है, तो इसका मतलब ये हुआ 0.81707 आ रहा है। देखो जब आप t की वैल्यू 10 पुट कर रहे हो तो क्या आ रहा है, 0.81
7 आ रही है, इसका मतलब ये ग्रेटर आ रहा है। 11 पे क्या आ रहा है, 11 पे कैलकुलेटर पे चेक करो क्या आ रहा है आपके पास। 11 पे आपके पास आ रहा है 0.8007। 0.8007 इज लेस देन 0.8148। ये क्लियर है? इसका मतलब ये होगा कि टाइम विल बी 11 ईयर्स। नहीं है ना। क्वेश्चन नंबर 16, इसमें हमें क्या करना है, जस्ट इसको एक्सपैंड करना है। 14 प्लस 12x माइनस 5 4 जा 20, then this will be 7x plus 12x plus 14 minus 20, so this will be 19x minus 6। ये क्लियर है? इसी तरह जब दो एक्सप्रेशंस को मल्टीप्लाई करना होता है तो आपने कंप्लीट एक्सप्रेशन के साथ मल्टीप्लाई करना होता है। इसमें जो बड़ी कॉमन मिस्टेक है, वो कॉमन मिस्टेक क्या है? कॉमन मिस्टेक ये है कि आप साइंस की गलती इसमें हो सकती है। ठीक है, तो इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, 15x² प्लस 6xy माइनस 5xy माइनस 2y²। कोई इशू है यहां तक तो बताओ। कोई इशू नहीं है ना। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 15x² माइनस x प्लस xy माइनस 2y²। क्लियर है ये? ओके, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17, what you have to do, make t the subject of the formula, that x into 5 minus t is equals to 70, then 5x minus tx is equals to 70। अब हमने t को सब्जेक्ट बनाना है, तो जिन जिन एक्सप्रेशंस के अंदर, जिन जिन टर्म्स के अंदर t आ रहा है उसको हम रीअरेंज करेंगे, एक तरफ लेकर जाएंगे। एंड फाइनली हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, t को कॉमन ले सकते हैं, सो दिस विल बी 7 प्लस x। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, 5x डिवाइडेड बाय
7 प्लस एक्स, बिकॉज ये वहां पे मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। तो t किसके इक्वल आ गया? ओके, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 18। ओके, ए पार्ट में आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो आपने लॉ ऑफ साइन यूज किया। सो साइन ऑफ 102 डिवाइडेड बाय, और ये याद रखो जो भी साइन के साथ एंगल लिखोगे उसके सामने वाली साइड आप अलग से लिखोगे। फिर साइन ऑफ x इज इक्वल टू 41.3, और फिर जस्ट इसको आपने रीअरेंज करना है। मतलब यहां से अगर रीअरेंज करो तो साइन ऑफ x किसके इक्वल बनेगा? दिस विल बी 41.3 इंटू साइन ऑफ 102 डिवाइडेड बाय 64.5, और फिर बिल्कुल इसी तरह साइन इनवर्स करके आप कैलकुलेटर पे फाइंड कर सकते हो। ठीक है, और कैलकुलेटर से इसको अगर वेरीफाई करोगे तो क्या होगा? शिफ्ट साइन इनवर्स ऑफ फ्रैक्शन 41.3 मल्टीप्लाई बाय, एक चीज आपने मेक श्योर करनी है कि आपका कैलकुलेटर डिग्री मोड में होना चाहिए। ठीक है, डिवाइडेड बाय 64.5 ब्रैकेट क्लोज। तो आपका आंसर क्या आ रहा है? 38.77। ये भी ठीक है, और इसको आप 38.8 भी लिख सकते हो, बिकॉज 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स पे करना होता है आपको। इसी तरह ये डायग्राम आपके सामने है। सेकेंड पार्ट में आपने क्या करना है? फाइंड द वैल्यू ऑफ y। आपने y की वैल्यू फाइंड करनी है। आप अगर बी पार्ट को देखो तो बी पार्ट में हम क्या यूज करेंगे? लॉ ऑफ कोसाइन यूज करेंगे। अब लॉ ऑफ कोसाइन कैसे यूज करेंगे? वो इस तरह यूज करेंगे कि दिस विल बी इक्वल्स टू, आप क्या लिखोगे? 70.2 स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 64.5 स्क्वेयर प्लस 52.1 स्क्वेयर माइनस 2 इंटू 64.5 इंटू 52.1 कॉज ऑफ y। ठीक है, और मैं अगर इसको रीअरेंज करूं तो ये क्या होगा? 2 इंटू 64.5 इंटू 52.1 इंटू कॉज ऑफ y इज इक्वल्स टू 64.5 स्क्वेयर प्लस 52.1 स्क्वेयर माइनस 70.2 स्क्वेयर। यहां तक कोई डाउट है तो बताओ। हाँ बिल्कुल। तो अब हम इसको क्या करेंगे? हम लिख सकते हैं ना, cos ऑफ y इज इक्वल्स टू 64.5 स्क्वेयर प्लस 52.1 स्क्वेयर माइनस 70.2 स्क्वेयर होल डिवाइडेड बाय 2 इंटू 64.5 इंटू 52.1। एक बात याद रखो, कोशिश किया करो कि अपनी वर्किंग पूरी शो किया करो। ठीक है, अब आप देखो, हम इसको फ्रैक्शन में अगर लेंगे तो फ्रैक्शन में क्या लिखेंगे? इसी तरह एज इट इज जस्ट टाइप करना है। 64.5 स्क्वेयर प्लस 52.1 स्क्वेयर माइनस 70.2 स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 64.5 मल्टीप्लाई बाय 52.1। ठीक है, शिफ्ट कॉज इनवर्स ऑफ आंसर। ठीक है, तो क्या आंसर आ रहा है? 73.16। सो एंगल y इज इक्वल्स टू 73.16। क्या ये आंसर ठीक है? नहीं, बिकॉज हमें एंगल्स को क्या करना होता है? करेक्ट टू वन डेसिमल प्लेस। सो योर आंसर शुड बी 73.2। ऑल्दो, या तो आप क्या करो कि इसको कंप्लीट लिखो आगे 1 6 3 7 एंड सो ऑन, जो कि ज्यादा बेहतर अप्रोच ये है कि आप करेक्ट टू वन डेसिमल प्लेस लिखो, क्योंकि ये पेपर के स्टार्ट में आपको इंस्ट्रक्शंस गिवन होती हैं।
लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 19। अब 19 के फर्स्ट पार्ट में क्या करना है, एफ ऑफ 5। तो एफ ऑफ 5 का मतलब क्या हुआ कि 5 पावर 5, तो ये क्या हो जाएगा, 5 पावर 5 क्या होता है, 120। 5 पावर 5 क्या होगा, 3125। वेरीफाई करें इसको, क्या ये ठीक है। सेकंड देखो क्या है, सेकंड में आपने g ऑफ x इज गिवन, आपने क्या फाइंड करना है, g ऑफ 8x। तो इसमें उमेरा आप क्या करते हो, जस्ट इसको पुट कर देते हो, तो ये क्या होगा, 24x माइनस 2। दिस विल बी द फाइनल आंसर, 24x माइनस 2। थर्ड पार्ट में क्या फाइंड करना है, g इनवर्स। g ऑफ x आपको गिवन है क्या है, 3x माइनस 2। अब इनवर्स फाइंड करने का प्रोसेस तो पता है ना आपको। पहला स्टेप क्या होता था कि आप y इज इक्वल्स टू 3x माइनस 2, फिर आप y को सब्जेक्ट बनाते हो। तो इसी तरह x किसके इक्वल होगा, y प्लस 2 डिवाइडेड बाय 3। तो g इनवर्स ऑफ x क्या हो जाएगा, x प्लस 2 डिवाइडेड बाय 3। डी पार्ट में क्या करना है, फाइंड द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ जी एच ऑफ एक्स। के जी एच ऑफ एक्स मीन्स व्हाट, दिस मीन्स जी एच ऑफ एक्स, जी एच ऑफ एक्स। अब आप क्या करोगे, g के अंदर आप h ऑफ x को पुट कर दोगे, एक्स स्क्वेयर प्लस 1। तो अब मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि अगर g ऑफ x आपके पास है 3x माइनस 2, तो g ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस 1 क्या होगा, 3 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 1। उमेर यहाँ पे देखो, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, 3x स्क्वेयर प्लस 3 माइनस 2। तो 3x स्क्वेयर प्लस 1 इज इक्वल टू 364। इसको जब आप रीअरेंज करोगे तो दिस विल बी, यहां से ऑनवर्ड्स क्या होगा, 3x स्क्वेयर इज इक्वल टू 364 माइनस 1। 3x स्क्वेयर इज इक्वल टू 363। तो यहां से x square will be equals to 121 and x will be equals to 11 because square root जी 121 इस तरह आया ना कि आप इस स्टेप के बाद देखो, इस स्टेप के बाद अगर आप देखो तो क्या करेंगे, ये हम करेंगे, ये हो जाएगा आपके पास एक्स स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 363 डिवाइडेड बाय 3। तो अब हम इसको सिर्फ कैंसिल कर सकते हैं, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 121, और फिर जब स्क्वायर रूट लोगे 121 का वो 11 आता है, तो हम प्लस 11 लिखेंगे। सो दिस विल बी द फाइनल आंसर। ये बात क्लियर है ना कि जो एफ ऑफ एक्स की डोमेन है वो एफ इनवर्स ऑफ एक्स की रेंज है, और जो एफ ऑफ एक्स की रेंज है वो एफ इनवर्स ऑफ एक्स की डोमेन है। तो अब आप यहां पे ये देखो कि एफ ऑफ एक्स क्या है आपके पास, इज इक्वल टू 5 पावर एक्स। ठीक है, ठीक है। और उसकी उसकी एक लॉजिक ये बना सकते हो कि एफ और एफ इनवर्स कैंसिल होके जस्ट 12 इसका आंसर होगा। ठीक है, एक एफ है इंटू एफ इनवर्स ऑफ एक्स है, तो इसीलिए वो एक दूसरे के साथ क्या कर रहे होंगे, कैंसिल आउट करके सिर्फ 12 ही बचा है। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 20। देखो, इसमें हम यही करते थे फर्स्ट पार्ट के अंदर कि पावर को हम dy बाई डी एक्स, बेसिकली आपके पास ग्रेडियंट होता है, कर्व का ग्रेडियंट होता है। और फिर हम इसमें ये करते थे कि जैसे y ये गिवन है ना, y का अगर मैंने dy बाई डी एक्स फाइंड करना है
तो मैं क्या करूंगा, जो भी पावर है उसको स्टार्ट में ले आऊंगा और पावर में से 1 माइनस कर दूंगा। इसी तरह यहां पे भी जो भी पावर है उसको स्टार्ट में ले आऊंगा, पावर में से 1 माइनस कर दूंगा। ये बिल्कुल अच्छा, ये देखो ये वर्किंग लिखी हुई है। 13 जो भी पावर स्टार्ट में आ गई, पावर में से 1 माइनस कर दिया, तो इसका ये फाइनल आंसर है 3x² + 6x - 13। अच्छा, अब नेक्स्ट क्या है, मैंने आपको कहा ना ग्रेडियंट होता है ये। तो नेक्स्ट आपके पास क्या है, फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ द कर्व एट द पॉइंट वेयर x इज इक्वल्स टू 3। ये जो dy/dx होता है, ये आपके पास होता ही ग्रेडियंट है। ये जो dy/dx है, ये है ही, इसको ग्रेडियंट बोलते हैं कर्व का, इवन लाइन का भी ग्रेडियंट बोलते हैं। तो अब dy/dx आपके पास क्या आंसर आया इस इक्वेशन का, वो था या मैं यूं लिखूंगा, ग्रेडियंट इज इक्वल्स टू 3x² + 6x - 13। आपने x की वैल्यू जस्ट 3 पुट करनी है, तो इसमें x की वैल्यू 3 पुट करें, देखें आपके पास आंसर क्या आता है। तो ये लगेगा 9 + 18 - 13, तो 27 - 5, और 27 + 5, तो आंसर विल बी 32। कोई इशू है तो बताओ। इसमें सिर्फ आपको ये बात याद रखनी है कि dy/dx आपके पास ग्रेडियंट होता है, दैट्स इट। क्लियर है ना? लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 21। अब इस तरह के क्वेश्चन को आपने स्टेप वाइज करना होता है। A dressmaker makes 75 hours to make 31 dresses. In 1 week, she takes a total of 12 hours 30 minutes to make the first 4 dresses. तो फर्स्ट 4 ड्रेसेस को इसने क्या करना है, सिर्फ आपने डिवाइड करना है, तो 0.32 आवर्स आ गए। सेकेंड वीक में क्या किया, 27 डिवाइडेड बाय, तो अब हम आपने रिमेनिंग टाइम नोट किया, वो आपके पास कितना है 62.5, तो 0.432 आवर्स आ गए। और फिर आपने उसको माइनस किया और फिर उसमें से जैसे परसेंटेज निकालते हैं वैसे परसेंटेज निकाल ली। ओके, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 22। सिमिलर शेप का कॉन्सेप्ट है ये। तो आप फर्स्ट पार्ट में देखो, तो फर्स्ट पार्ट में क्या करना है, सिमिलर शेप है। तो जब आप लेंथ का कंपैरिजन लेंथ के साथ करोगे, लाइक 14 डिवाइडेड बाय x इज इक्वल्स टू 10 डिवाइडेड बाय 45, तो रीअरेंज करोगे आपके पास x का आंसर आ जाएगा 63। सेकेंड पार्ट में हो, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ 2 सिमिलर कंटेनर्स आर दिस। तो आप क्या लिखोगे, द कैपेसिटी ऑफ द स्मॉल, कैपेसिटी का मतलब ये है कि ये वॉल्यूम की बात हो रही है, तो आप इसको क्या करोगे, 124 डिवाइडेड बाय 279, ये एरिया की बात हो रही है, इज इक्वल्स टू 56 डिवाइडेड बाय x। आपने लार्जर कंटेनर का वॉल्यूम फाइंड करना है। कोई मसला है तो बताओ। ठीक है, एक चीज यहां पे अब ये है, मैंने आपको कहा ना, जब आप वॉल्यूम का कंपैरिजन अगर एरिया के साथ करोगे तो क्या करना होगा, यूनिट सेम रखने के लिए आप यहां पे इसको क्यूब के साथ, इसको स्क्वायर के साथ करोगे। दोबारा मैं बोलता हूं, ठीक है, दोबारा ये है कि अगर आप एरिया ऑफ वन शेप, ठीक है, को अगर आप वॉल्यूम ऑफ वन शेप के साथ कंपेयर कर रहे हो, तो इनके यूनिट्स को इक्वेट करने के लिए वॉल्यूम को स्क्वायर के साथ करोगे और यहां पे क्यूब के साथ करोगे। तो अब आप इसको जस्ट कैलकुलेटर पे रीअरेंज करो और मुझे बताओ कि आपका फाइनल आंसर क्या आ रहा है। यहां से, हाँ, एरिया का क्यूब और वॉल्यूम का स्क्वायर।
इसके पीछे भी एक रीजन है, लेकिन फिलहाल आप इस तरह से देखो ताकि हम इनके यूनिट्स को इक्वेट कर सके। ठीक है, बेसिकली क्या होता है पता है, अगर चलो मैं इसकी रीजन भी बताता हूं। एरिया का जो जो भी यूनिट होता है वो सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, और वॉल्यूम का सेंटीमीटर क्यूब होता है। तो जब अब ये पावर के ऊपर पावर है, ये मल्टीप्लाई करेंगे फिर तो सेम ही होगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। अब आपने क्या करना है, जस्ट कैलकुलेटर यूज करना है और इसको सिंप्लीफाई करना है। 124 क्यूब डिवाइडेड बाय 279 क्यूब। तो क्या आंसर आ रहा है, 64/729। ठीक है, इसका आंसर क्या आ रहा है, 64/729। मैं यूं लिख देता हूं, 64/729 मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 56 स्क्वेयर। और अब अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो क्या होगा, एक्स स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 56 स्क्वेयर मल्टीप्लाई बाय 729 डिवाइडेड बाय 64, और फिर हम स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो इसको अगर आप सिंप्लीफाई करके मुझे बता सकते हो कि फाइनल आंसर क्या आ रहा है। ये देखो 56 स्क्वेयर मल्टीप्लाई बाय फ्रैक्शन 729 डिवाइडेड बाय 64। तो क्या आंसर आ रहा है, 35721। उसका जब आप स्क्वायर रूट लोगे तो क्या आंसर आ रहा है, जब स्क्वायर रूट लिया तो क्या आंसर आ रहा है, 189 आ रहा है या नहीं आ रहा। क्वेश्चन नंबर 23 में कैलकुलेट एन एस्टीमेट ऑफ द मीन ऑफ द ऑरेंजेस। तो अब आपको मीन का फॉर्मूला पता है, मीन का फॉर्मूला क्या है फॉर ग्रुप डेटा, समीशन ऑफ एफ एक्स बाय समीशन ऑफ। तो इसको जरा अटेम्प्ट करें, कैसे अटेम्प्ट करेंगे। ओके, बिल्कुल ये आप इसी तरह करोगे, समीशन ऑफ एफ एक्स, एक्स क्या होता है इसमें, मिड वैल्यू।
जैसे 180 यहाँ पे मिड पॉइंट आ रहा है 190, ये आपने बिल्कुल ये ठीक लिखा है। देन 205, देन 212.5, देन 22, 222.5, ये आपके पास मिड वैल्यू। और मिड वैल्यू फाइंड कैसे करते हैं कि लाइक 215 प्लस 230 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो ये x की वैल्यू हम इस तरह फाइंड करते हैं। जैसे लास्ट इंटरवल के लिए अगर आप देखो तो 215 प्लस 230 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, लेट्स मूव टू क्वेश्चन, इट्स पार्ट बी। सो हाइट ऑफ द बार जो है वो हिस्टोग्राम में फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का फॉर्मूला हम यूज करते हैं। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी इज इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय क्लास विड्थ। अब एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये है कि यहाँ पे मल्टीप्लाइंग फैक्टर भी हो सकता है। जैसे अगर आप इस इंटरवल के लिए देखो तो इस इंटरवल के लिए आपको फ्रीक्वेंसी भी गिवन है, क्लास विड्थ भी पता है, तो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी या हाइट ऑफ द बार क्या होनी चाहिए वो देखते हैं जरा। तो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी इस इंटरवल के लिए हम फाइंड करें तो क्लास विड्थ आपके पास क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है आपके पास 74 डिवाइडेड बाय क्लास विड्थ क्या है आपके पास 5। ये बात याद रखो कि क्लास विड्थ हम कैसे फाइंड करते हैं, अपर क्लास माइनस लोअर क्लास। ठीक है, देन हाँ 215 माइनस 210, ये जिसको मैंने हाईलाइट किया है, इसमें देखो क्लास विड्थ कैसे होगी, क्लास विड्थ इसमें 5 होगी। ठीक है, तो ये 74, तो ये क्या आंसर आ रहा है, दिस विल बी 14.8। 14.8। अच्छा, ये तो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी है आपके पास। इसके बाद आपने क्या फाइंड करना है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर भी फाइंड करना है। बिकॉज यहाँ पे फ्रीक्वेंसी डेंसिटी 7.4 है, लेकिन हमारे पास क्या आ रही है 14.8। तो हमें हाइट ऑफ द बार के लिए मल्टीप्लाइंग फैक्टर को भी कंसिडर करना होगा। तो हम क्या करेंगे, हमें पता है कि अगर हम 14.8 को किससे मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई बाय, लेट्स से इसको मैं लिखता हूं मल्टीप्लाइंग फैक्टर। ठीक है, 14.8 को हमने किससे मल्टीप्लाई करना है कि हाइट है। अब हाइट ऑफ द बार फॉर दिस इंटरवल हमें गिवन है 7.4 इज इक्वल्स टू 14.8 मल्टीप्लाई बाय मल्टीप्लाइंग फैक्टर। तो अब अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो दिस विल बी 7.4 डिवाइडेड बाय 14.8 विल बी इक्वल्स टू मल्टीप्लाइंग फैक्टर। तो फिर हम क्या करेंगे, 7.4 डिवाइडेड बाय 14.8, तो ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर आ रहा है आपके पास 1/2। ठीक है, अब बेसिकली हमें ये समझ में आ गया कि हर इंटरवल के लिए हम फ्रीक्वेंसी डेंसिटी को यूज करेंगे। जैसे अभी मैं फर्स्ट इंटरवल के, और उसके बाद उसको हाइट फाइंड करने के लिए मल्टीप्लाइंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे फर्स्ट इंटरवल में देखो, इस इंटरवल की बात हो रही है 200 डिवाइड, तो इसमें यहाँ पे फ्रीक्वेंसी डेंसिटी क्या होगी, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी आपके पास क्या होगी, फ्रीक्वेंसी 32, तो 32 क्लास विड्थ क्या होगी इसमें 20। ठीक है, क्लास विड्थ क्या है 20, बिकॉज 200 माइनस 180 किया आपने, तो डिवाइडेड बाय 20, तो इसका आंसर क्या आ रहा है, इसका आंसर आ रहा है 1.6। तो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी इज 1.6। और हाइट ऑफ द बार के लिए हम क्या करेंगे, हाइट ऑफ द बार के लिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग फैक्टर से भी मल्टीप्लाई करेंगे। और मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या था, वो वन वो 1/2 था, 32 नहीं, 1.6 मल्टीप्लाई बाय 1/2, 1/2, या ये हाफ हो रहा है तो दिस विल बी 0.8। तो हम यहाँ पे इसकी हाइट लिखेंगे 0.8। सिमिलरली
रिमेनिंग इंटरवल्स का भी हम इसी तरह फाइंड करेंगे। सेकंड को देखो क्या होगा, 64 डिवाइडेड बाय 10, सो दिस विल बी 6.4, सो 6.4 का हाफ विल बी 3.2। इसी तरह बिकॉज इसको मल्टीप्लाई 1/2 किए, इसी तरह लास्ट इंटरवल को देखो तो क्या होगा, 30 डिवाइडेड बाय 15, दिस विल बी 2, और हाफ करेंगे 1। आपको इसमें क्लियर है ना कि हाइट ऑफ द बार हम किस तरह फाइंड करते हैं। इट इज नॉट दैट सिंपल कि आपने फ्रीक्वेंसी डेंसिटी फाइंड किया एंड दैट इज इट। कोई कंफ्यूजन है तो बताओ। इसमें इस केस में तो खैर डायरेक्टली भी नजर आ रहा था, वैसे आप यूजुअली हाइट ऑफ द बार इस तरह से फाइंड करते हो कि फ्रीक्वेंसी डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय मल्टीप्लाइंग फैक्टर। ठीक हो गया। चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में बिल्कुल ऐसे ही करना है कि सबसे पहले अपना रिक्वायर्ड ट्राइंगल जो है वो आइसोलेट करना है, ठीक है। और उसके बाद आप देखें आपने क्या किया, पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया। जी ई आपने फाइंड किया, जी ई आपके पास आ गया 11.32, और उसके बाद आपने बिल्कुल इसी तरह से वर्किंग होगी इसकी, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। इसके बी पार्ट पे आ जाएं, कैलकुलेट द एंगल बिटवीन ए जी एंड द बेस ई एफ जी एच ऑफ द क्यूबॉइड। ओके, इसमें क्या करना है, कैलकुलेट द एंगल बिटवीन द लाइन ए जी एंड द बेस ई एफ जी। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें हमें ये वाला एंगल फाइंड करना है, ये एंगल फाइंड करना है। अब मैं अगर इसको आइसोलेट करूं तो आप देखो तो एक आपके पास ट्राइंगल बन गया ए ई जी, और अगर आप नोट करो तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। और आपने जी, ये किस तरह पता चल रहा है, बिकॉज आप ये देखो ना यहाँ पे ये आपके पास ये वाला एंगल 90 डिग्री है ना, क्योंकि क्यूबॉइड है। अब ए जी की आपके पास लेंथ है 13, ठीक है। आपको कोई भी एक साइड पता चल जाए तो आप बड़े आराम से क्या कर सकती हो, ये वाला एंगल निकाल सकती हो। तो इसमें आप क्या करोगे, आप बेस में देखो, बेस में एक और ट्राइंगल है आपके पास, ई एच एंड जी, ई एच एंड जी, ठीक है। अब आप देखो ई एच की लेंथ क्या है 5.1, एच जी की लेंथ क्या है आपके पास, एच जी की लेंथ फाइंड कर सकते हो। हाँ, डायरेक्टली आप ये भी लिख सकते हो, ए ई आपके पास 6.4 है, ठीक है। और अब आप क्या यूज कर सकते हो, साइन ऑफ एंगल जी इज इक्वल्स टू 6.4 डिवाइडेड बाय 13, सो एंगल जी इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ 6.4 डिवाइडेड बाय 13। तो जब आप अपने ट्राइंगल को आइसोलेट करते हो तो आपके आंसर सारे ठीक आने लग जाते हैं, ठीक है। शिफ्ट साइन इनवर्स ऑफ आंसर, तो इसका फाइनल आंसर क्या आ रहा है, 29.5, बिकॉज एंगल को हमने क्या करना होता है, करेक्ट 1 डेसिमल प्लेस करना होता है। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 25। जैसे अगर इस क्वेश्चन में देखें, है द लेंथ ऑफ वायर 68 सेंटीमीटर नियरेस्ट टू नियरेस्ट सेंटीमीटर, इसका मतलब ये है कि इसका अपर बाउंड क्या होगा, नियरेस्ट सेंटीमीटर का मतलब, तो हमने 0.5 ऐड करेंगे तो अपर बाउंड और माइनस करेंगे तो लोअर बाउंड। देन फ्रॉम दिस वायर शी कट्स ऑफ टू सिमिलर पीसेस, a piece of length this, a piece of length this, work out the lower bound and upper bound for the length of the wire remaining। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास बेसिकली क्या होगा, आपके पास फॉर्मूला क्या बनेगा, रिमेनिंग के लिए फॉर्मूला आपके पास बनेगा लार्जेस्ट टोटल माइनस स्मॉलेस्ट टोटल माइनस जो आपने पीस कट किया है। तो इसमें अगर आपने ए का अपर बाउंड यूज करना है तो बी का अपर बाउंड यूज करोगे, और
सी का आपने लोअर बाउंड यूज करना है। वो चारों केसेस आपको याद होंगे, इसीलिए इसने ये देखें 47 4.7 का। अच्छा, एक चीज और भी है कि आपके यूनिट सेम होने चाहिए, नियरेस्ट एमएम लिखा हुआ है, ठीक है, तो या तो आप सबको इसमें कन्वर्ट कर दो, और अपने फाइनल आंसर आपके पास सेंटीमीटर में है, तो इसीलिए आपने जब ये सिंप्लीफाई किया 0.5 को, तो आपके पास क्या आ रहा है, 52.7 आपके पास लोअर बाउंड है और 53.9 आपके पास अपर बाउंड है। ओके, देन लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 26। ओके, इसमें आपने ई एफ फाइंड करना है। तो पहला पहला स्टेप ये होता है कि आप इक्वेशन बनाने की कोशिश करते हो। अब इसमें अगर आप इक्वेशन बनाओगे तो क्या बनेगा, ई एफ इज इक्वल्स टू, दोनों पाथ आप यूज कर सकते हो, ई एफ इज इक्वल्स टू ई ए प्लस ए बी प्लस बी एफ। ठीक है, बिकॉज ये आपका रिजल्टेंट वेक्टर है, आपने इस तरह से अपनी वेक्टर की इक्वेशन बनानी होती है कि स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट तक, या ये आपके पास स्टार्टिंग है, एफ आपके पास एंडिंग पॉइंट है। तो अब आप ये देखो, ए ई आपको गिवन है, वो आपने यहाँ से फाइंड किया, ए ई विल बी इक्वल्स टू 1/3 p। देन ई डी आपको पता है, ई डी आपको, ई डी भी आपने यहीं से फाइंड किया। इसकी ये रेशो को अगर मैं समझाऊं, तो इस रेशो को हम इस तरह से यूज कर रहे होते हैं कि ए ई डिवाइडेड बाय ई डी विल बी इक्वल्स टू व्हाट, दिस विल बी इक्वल्स टू 1/2। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ए ई आपके पास 1 होगा, तो ए ई अगर आपके पास 1 होगा, तो ए डी आपके पास क्या होगा, 3 होगा। दैट इज वाई ए ई इज इक्वल्स टू 1/3 ए डी, और ए डी आपको पता है क्या है, वो पी है, वो आपको ऊपर गिवन है 1/3 ए डी। सिर्फ आपने रीअरेंज करना होता है जैसे ये किया है, और ए डी आपको पता ही ये गिवन है, ए डी इज इक्वल्स टू पी, दैट इज वाई ए इज इक्वल्स टू 1/3 पी। बिल्कुल ठीक है। और हाँ, इसमें आपने ख्याल रखना है, ए ई अगर 1/3 p है, तो ई ए आपके पास क्या होगा, -1/3 p। सिमिलरली आप बाकी भी रेशियोज को यूज करके ये आपके पास इस तरह से सॉल्व होगा। लेट्स मूव टू क्वेश्चन, इट्स पार्ट बी। अब यहाँ पे ये देखें, अगर आप में से कोई ये पाथ यूज करता है, ई डी प्लस डी सी प्लस सी एफ, अगर आप इस पाथ को यूज करते हो, फिर भी आपके आंसर्स बिल्कुल ठीक आएंगे। ठीक है, तो आप दोनों पाथ्स को, किसी भी पार्ट को यूज करो, आपके पास आंसर ठीक आएगा। आई होप कि क्लियर है। लेट्स मूव टू द बी पार्ट। क्वेश्चन को रीड करो, ई सी एंड डी सी आर एक्सटेंडेड टू मीट द पॉइंट एट जी। सो ई सी, सॉरी, ई एफ एंड डी सी, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको आपने एक्सटेंड किया, और पॉइंट आपके पास यहां पे मीट कर रहा है इस पॉइंट पे, दैट पॉइंट इज जी। अब एक बात याद रखो कि जब आपके क्वेश्चन में वर्ड हो एक्सटेंडेड का, इसका मतलब ये होगा कि हमने रेशियो के कॉन्सेप्ट को ही यूज करना है। अब फाइंड क्या करना है, फाइंड सी जी इन टर्म्स ऑफ दिस, तो सी जी हमने फाइंड करना है ना। तो सी जी के लिए आप अगर नोट करो, तो आपके पास इसमें सिमिलर शेप्स कौन सी बनती हैं, ये दो ट्राइंगल्स आपको सिमिलर हैं आपके पास। एक आपके पास ट्राइंगल ई जी डी है, और दूसरा आपके पास ट्राइंगल, दूसरा ट्राइंगल कौन सा है आपके पास, एफ जी सी। अब ये दो ट्राइंगल्स आपके पास सिमिलर है, और ये याद रखो कि एक्सटेंडेड के वर्ड में हमेशा सिमिलर का ही कॉन्सेप्ट यूज होता है। अब आप ये नोट करो कि यहां पे हमें कोई दो साइड्स ऐसी हैं जिसकी रेशो गिवन हो, तो आप यहां से ये देखो, तो ये आपके पास क्या बनता है, बी एफ, बी एफ डिवाइडेड बाय एफ सी इज इक्वल्स टू 1/4। ठीक है,
तो अब अगर हम दोनों रेशियोज को कंपेयर करें तो मुझे आप एफ सी, अगर आपके पास एफ सी 4 हो तो मुझे आप बता सकते हो ई डी क्या होगा? नहीं 8 कैसे है वो भी देखते हैं जरा। वो इस तरह देखो ना कि यहां से अगर आप देखो कि दूसरी रेशियो हमें ये गिवन है ए ई डिवाइडेड बाय ई डी। तो अगर ए ई 1 होगा तो ई डी 2 होगा। अच्छा एक चीज और भी है यहाँ पे, वो ये है कि आप जरा यहाँ पे एक चीज रेशियो में देखो तो रेशियो में क्या मिस्टेक है आपके पास। ये आपके पास है जी 4/1, दिस विल बी 4/1। मतलब अगर बी एफ आपके पास 4 होगा तो एफ सी आपके पास 1 होगा। तो मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि अगर एफ सी आपके पास 1 होगा तो बी सी क्या होगा? बी सी विल बी इक्वल्स टू व्हाट? 5। ठीक है, क्योंकि आप देखो ना अगर बी एफ 4 होगा, यहां से यहां तक का डिस्टेंस 4 है, देन एफ सी आपके पास 1 है। इस रेशियो से यही पता चल रहा है। ऐसी है यार। इसी तरह अगर आपके पास एफ सी 1 होगा तो बी सी 5 होगा। इसका मतलब ये हुआ कि एफ सी विल बी इक्वल टू 1/5 बी सी। ठीक है, ठीक है। तो एफ सी क्या होगा? 1/5 पी, बिकॉज ये पैरेललोग्राम है ना। अच्छा इसी तरह हम सेकेंड रेशियो को भी यूज करते हैं कि ए ई डिवाइडेड बाय ई डी विल बी इक्वल्स टू 1/2। तो इसको अगर हम रीअरेंज करें तो अगर आपके पास ई डी टू होगा, अगर ई डी टू होगा तो मुझे ये बताएं कि ए डी क्या होगा? ए डी विल बी 3। और इसको मैं अगर रीअरेंज करूं तो ई डी इज इक्वल्स टू 2/3 ए डी। ठीक है, तो ई डी किसके इक्वल होगा? ई डी विल बी इक्वल्स टू 2/3 पी। अच्छा अब हमें पता है कि दोनों शेप्स अगर सेम है, दोनों ट्रायंगल सेम है, तो हम इन दोनों की रेशो भी सेम होगी। ई डी ऐसे ही है ना, ई डी रेशो एफ सी जो है वो सेम होगी। ऐसा है या नहीं है? तो अब हमने रेशो फाइंड करेंगे तो क्या होगा? दिस विल बी इक्वल्स टू 2/3 पी रेशो 1/5 पी। पी और पी को यहां पे कैंसिल कर दें। अब कैलकुलेटर पे यूज करके बताओ कि 2/3 डिवाइडेड बाय 1/5, 1/5, इसका आंसर क्या आ रहा है? इसका आंसर आ रहा है 10/3। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास ई डी, आपके पास ई डी बाय एफ सी आपके पास क्या होगा? 10/3। जुनेरा अयान दोनों मुझे बताओ कि अगर इसमें रेशियो में कोई मसला है तो। रेशियो दोनों ट्रायंगल्स की आपको पता है, तो इसी रेशियो को यूज करोगे। अब इसका मतलब ये हुआ कि ईडी की लेंथ जब 10 होगी तो एफसी की लेंथ 3 होगी। ये दोनों ट्रायंगल्स की रेशियो पता चल गई। इसी तरह अब आपने फाइंड क्या करना है? आपने सी जी फाइंड करना है। सी जी, तो सी जी बेसिकली छोटा वाला ट्राइंगल है ना। तो सी जी अगर आपके पास 3 होगा तो मुझे ये बता सकते हो कि आपके पास डी जी क्या होगा? अगर सी जी 10 होगा तो डी जी क्या होगा आपके पास? ये 10 होगा, क्योंकि रेशियो तो सेम ही रहती है ना ये। अच्छा इसमें जो थोड़ा आपको 10/3 और 3/10 नजर आ रहा है वो इस रीजन से है कि यहाँ हमने बड़े वाले ट्राइंगल को ऊपर लिखा है, छोटे वाले ट्राइंगल को नीचे लिखा है। यहाँ पे भी, यहाँ पे ये कि छोटे वाले ट्राइंगल को ऊपर लिखा है, बड़े वाले ट्राइंगल को नीचे लिखा है। और मैं इसको रीअरेंज करूं तो डी जी किसके इक्वल होगा? डी जी विल बी इक्वल्स टू, dg will be equals to 10/3 cg।
कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। मैंने सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई किया और आपको ये पता है कि डीजी बेसिकली किसके इक्वल है। अगर आप ट्राइंगल को देखो तो डीजी किसके इक्वल है, डी सी प्लस सी जी, डी सी प्लस सी जी। कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, क्योंकि देखो ये कंप्लीट आपके पास जुनेरा यान, देखो ये क्या होगा, ये पूरा डी जी है ना, तो डी जी किसके इक्वल है, डी टू सी एंड देन सी टू जी, ऐसे ही है। अच्छा, अब इसको मैं थोड़ा सा शफल करूंगा और लिखूंगा कि डी सी इज इक्वल्स टू 10/3 सी जी। अच्छा, 10/3 सी जी, या मैं एक और काम कर सकता हूँ, मैं एलसीएम को अवॉइड भी कर सकता हूँ। वो कैसे, मैं ये कर सकता हूँ 3 × डी सी प्लस सी जी इज इक्वल्स टू 10 सी जी। इस साइड पे डिवाइड था, वहां मल्टीप्लाई हो गया, तो 3 डी सी प्लस 3 सी जी इज इक्वल्स टू 10 सी जी। मैं रीअरेंज करूंगा तो 3 डी सी इज इक्वल्स टू 10 सी जी माइनस 3 सी जी। यहां तक कोई प्रॉब्लम है किसी को भी तो बताओ, नहीं है ना। ओके, नेक्स्ट पे हम इसको रीअरेंज करें तो क्या होगा, 7 सी 7 सी जी इज इक्वल्स टू 3 डी सी। अब आप मुझे बता सकते हो डीसी किसके इक्वल है इस शेप के अंदर, एम के इक्वल है, बिकॉज पैरेललोग्राम है। तो हम लिख सकते हैं सी जी इज इक्वल्स टू 3/7 एम। मेरा ये क्लियर है। थोड़ा सा मैंने इसको लेंथी इसलिए किया है ताकि आपको प्रोसेस समझ आ जाए, बट ये याद रखो कि जितने भी क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आपके पास एक्सटेंडेड के क्वेश्चंस होते हैं उसमें हम रेशो को यूज करते हैं। आई होप कि इसमें अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, आई थिंक दैट इज इट फॉर टुडे।